नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स का निरीक्षण किया। साथ ही साथ क्यामपुर गांव का भी उन्होंने दौरा किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए विपक्ष पर हमला भी बोला। कहा कि पहले के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आते नहीं थे। चुनाव को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। विकास, जब दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा तो विकास स्वतः ही रुक जाएगा। और जब बेईमानी और भ्रष्टाचार जीन का हिस्सा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सुशासन के लक्ष्य को आप दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में, लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए, प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने इनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। यूपी चुनाव में बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद भी शामिल रहे और अनुप्रिया पटेल भी अपने विचार रखती नजर आई। हालांकि अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान हो नहीं पाया है। ट्वेंटी में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है, पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है और हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। इस दौरान अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत भी की। जरा देखिए। हमारे साथ
बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। मैम, लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन कितनी सीटों पर चर्चा बहुत जल्दी हम एक सार्थक नतीजे पर पहुंचेंगे और अपना दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, ये आंकड़ा स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। मैम, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी छोड़ दी, कह रहे हैं कि इस पार्टी में पिछड़ों और दलितों का जो है उसके साथ न्याय नहीं हुआ, इसको लेकर क्या? देखिए, ये उनका अपना निर्णय है, जिस आधार पर भी उन्होंने उचित समझा वो दूसरी पार्टी में गए हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि चुनाव के समय में इस प्रकार के मूवमेंट होते हैं, कोई जाता है तो कोई आता भी है, तो ये दोनों तरफ चलता रहता है, इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ अनुप्रिया पटेल जी, जिनका सबसे पे कहना है कि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी में हां ना के बीच आखिर ये तय हो गया कि अखिलेश चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। तो जाहिर है कि सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद लग ये रहा था कि पार्टी देर सवेर अखिलेश के भी चुनाव लड़ने का फैसला कर ही सकती है, और यही हुआ भी। पार्टी ने मन बना लिया कि अखिलेश पश्चिम या पूर्वांचल की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर अखिलेश को चुनाव मैदान में उतारने के लिए या ये जो फैसला लिया गया इसके पीछे पार्टी की रणनीति है क्या, अखिलेश के चुनाव लड़ने से फर्क क्या पड़ेगा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कई रिकॉर्ड्स टूटेंगे तो कई बनेंगे भी। आप सोच रहे होंगे कि कैसा रिकॉर्ड? जी हाँ, पिछले 15 साल से यूपी के सीएम जो बने वो विधान परिषद के सदस्य रहे। हो सकता है इस बार ये सिलसिला टूटे और जो सीएम बने वो विधानसभा से जीतकर ही गद्दी पर पहुंचे। जाहिर है, जैसा चुनावी पंडित बता रहे हैं कि इस बार मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में है। बीजेपी ने पहली ही लिस्ट में सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान कर दिया। सीएम योगी गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए इस खबर के समीकरण को समझते हैं। चुनावी दंगल में अखिलेश, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। फिलहाल आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश। कन्नौज, आजमगढ़ या कन्नौज से वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। 2012 में विधान परिषद के वो सदस्य बने और उसके बाद मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि पूर्वांचल में छठे और 7वें चरण में मतदान होना है। तो इतना साफ है कि पूर्वांचल में दोनों ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट का चुनावी दंगल तय है। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर शहर सीट से लड़ना जहां फाइनल हो गया है, तो वहीं अखिलेश किस सीट से लड़ेंगे ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन खबरों के मुताबिक अखिलेश पूर्वांचल के आजमगढ़ या गाजीपुर के चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के कन्नौज या मैनपुरी से लड़ने की भी चर्चाएं हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूँ तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहाँ के लोगों ने मुझे जिताया है। बहरहाल आइए उन वजहों की पड़ताल करते हैं कि आखिर अखिलेश क्यों इस बार चुनावी समर में उतर रहे हैं। अखिलेश के चुनाव लड़ने की क्या है वजह? कार्यकर्ताओं में जोश भरना, साथ ही अन्य सीटों पर सार्थक असर डालना, टिकट ना पाने वालों का असंतोष भी इससे कहीं ना कहीं दूर होगा। मुख्यमंत्री योगी के चुनाव लड़ने से भी दबाव अखिलेश यादव पर बढ़ गया है। इससे पहले अखिलेश के चुनाव ना लड़ने पर पार्टी में सहमति थी। जाहिर है, समाजवादी पार्टी को सीएम योगी के चुनाव लड़ने के बाद से ही अखिलेश यादव के चुनावी दंगल में उतरने का मन बनाना पड़ा है। पार्टी इसके पहले अखिलेश यादव को चुनावी दंगल से दूर रखना चाहती थी। इसकी वजह अखिलेश के पार्टी का इकलौता स्टार प्रचारक होना भी है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं। खुद पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूप में स्टार प्रचारक हैं।
वहीं सपा को लगता था कि अगर अखिलेश चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी उनको एक सीट पर ही घेरेगी, जिससे अखिलेश यादव अन्य सीट पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिलहाल अब सपा ने संकेत दे दिए हैं कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा पर सीएम योगी के चुनाव लड़ने से बड़ा दबाव था। सपा बीजेपी की नकल उतारने में माहिर है। वहीं उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव की पराजय तय है। जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में भाजपा में उन्होंने अपनी आस्था जताई है और ये बात स्पष्ट कर देती है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है। परिवार के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो सरकार रहते हुए वो महिलाओं का सम्मान क्या करेगी। सीधी सी बात है, बीजेपी ने सीएम योगी के गोरखपुर से लड़ने का ऐलान 15 जनवरी को ही करके एक साइकोलॉजिकल बढ़त हासिल कर ली थी। अयोध्या, मथुरा से योगी के चुनाव लड़ने की तमाम कयासबाजी के बीच पार्टी ने तय कर लिया कि वो अपने कर्मस्थली से ही भाग्य आजमाएंगे। जाहिर है, पार्टी को लगता है कि गोरखपुर से योगी के चुनाव लड़ने से पार्टी को कई मोर्चों पर अच्छी सफलता मिल सकती है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर से चुनाव लड़ने के आखिर क्या मायने हैं? दरअसल सेफ सीट होने से अन्य सीटों पर फोकस रहेगा। विधायक बनेगा सीएम फैक्टर भी कहीं न कहीं काम करता नजर आएगा। पूर्वांचल की 133 सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने का असर भी अब कहीं न कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है। हिंदुत्व और विकास के फैक्टर से ओबीसी भी इंटरेक्ट रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी माहौल बेहद गर्म है। राजनीतिक किस्मत आजमाने के लिए योगी और अखिलेश दोनों का खुद चुनाव लड़ना सियासी पारे को दिन पर दिन और गर्माता जाएगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने पर अभी सस्पेंस है। फिलहाल यूपी के सियासी घमासान में सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तीखी होती जाएगी। दोनों ही दल अपने बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतारकर यूपी का चुनावी मैदान मारना चाहते हैं। अब जनता ही तय करेगी कि 10 मार्च के नतीजे किसके सिर पर ताज पहनाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के सवालों पर कहीं न कहीं राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का टिकट गोरखपुर से फाइनल है और उन्होंने पहले भी कहा था कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में मैदान में लड़कर जीत कर जाएंगे, जिसके बाद कहीं न कहीं दबाव विपक्षी पार्टियों पर जरूर था। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बात करते हुए कहा कि वो आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे और जनता जैसा निर्देश करेगी वैसा निर्णय वो लेंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि सपा सुप्रीमो अगर कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो वो जगह आजमगढ़ होगी, जहां से वो सांसद भी हैं और इसके पहले भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। निश्चित है कि कोशिश है कि इस चुनाव के जरिए अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को एक संदेश दिया जाए, पूर्वांचल को साधा जाए, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का काउंटर अटैक भी किया जाए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 17,776 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 20,532 लोग ठीक हुए। कोविड के एक्टिव केस बढ़कर 98,238। 24 घंटों में कोविड से 7 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना पॉजिटिव रेट जो इस वक्त है वो 7.7 का है। कोरोना से अब तक 22,990 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में ही कोरोना के 3,517 नए मामले मिले हैं। गाजियाबाद के कोरोना के 2,003 नए मामले मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 1,403 नए मामले हैं। मेरठ में इसी तरीके से 958 हैं। वाराणसी में 570 हैं। कानपुर में 556 हैं और प्रयागराज में है 502 केस।
खबर नोएडा से। अधिकारी के घर में लूट की बड़ी वारदात घटी। अधिकारी की मां बेटी को बंधक बनाया गया और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नोएडा के ही पॉश इलाके सेक्टर 70M ब्लॉक की यह घटना है, जहां पर 10 लाख की ज्वेलरी, 2 टैबलेट्स लूट कर बदमाश लेकर चले गए और साथ ही साथ कुछ कीमती सामान भी और दस्तावेज भी बदमाश अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन भागते हुए ये बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। तीनों ही शातिर बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। जरा देखिए किस तरीके से मुंह छिपाए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। फेज 3 थाना क्षेत्र में सेक्टर 70 की यह घटना है। अधिकारी के घर ही सुरक्षित नहीं तो सोचिए आम जनता का होगा क्या। मां और बेटी अधिकारी की दोनों को बंधक बनाया। 70M नोएडा के पॉश इलाके 70M की यह घटना है, जहां पर आप देखिए जो अधिकारी की बच्ची है वो बता रही है कि किस तरीके से उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद 10 लाख की ज्वेलरी वहां से ले गए चुराकर, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे इंपॉर्टेंट उनको लेकर चले गए और उसके बाद घर की जो हालत है वो भी आप देख लीजिए। तो नोएडा के पॉश इलाके में एक घटना घटी है, जहां पर बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। नोएडा के पॉश इलाके में 70M ये पूरी जो घटना घटी है वो इस इलाके में घटी है। ज़रा आप देखिए कि अधिकारियों के घर पर बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। निशांत है मेरे सहयोगी। निशांत, खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए, बिल्कुल दिन दहाड़े की घटना है। जो चेन्नई में तैनात है एनटीपीसी में अधिकारी एजीएम की पोस्ट पर, उनके सेक्टर 70 के अंदर दिन दहाड़े पोस्ट इलाके के अंदर बदमाश आते हैं और बदमाशों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात लेकर जो बदमाश है फरार हो गए हैं। उनके मौके से वहां से कुछ कागजात ले गए हैं, टैबलेट ले गए हैं। जो उनकी बेटी है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरी कर रही है, MBBS बताया जा रहा है, और उनकी पत्नी और उनकी बेटी घर पर अकेली थी जिस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा में दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो बदमाश है वो धावा डाल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना की है और ये बड़ी घटना हुई है एक पॉश इलाके के अंदर और कहीं ना कहीं एक बड़ी सनसनी फैली है। और इस वारदात के बाद जो मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, अधिकारियों का साफ कहना है कि घटना का जल्दी अनावरण किया जाएगा। इस पूरे मामले में सीसीटीवी भी कैद हुई है। सीसीटीवी में कुछ बदमाश आते और जाते दिखे हैं। कहीं ना कहीं उसके बाद जो है पुलिस और सीसीटीवी खंगाल रही है और उसके बाद कहना है पुलिस के अधिकारियों का कि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, जल्दी खुलासा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बेखौफ जो बदमाश हो चुके हैं, पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। और जिस तरीके से घटना हुई है, दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया एक सरकारी अफसर के अंदर, घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर, बीट पर तमाम तरीके के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका। औरैया के बिधुना में डबल मर्डर की वारदात घटी है। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी मची है। स्थानीय पुलिस ने शुरू की है जांच। बिधुना में SGS इंटर कॉलेज के प्रबंधक गंधर्व सिंह यादव और पत्नी कमला देवी की हत्या की गई। बिधुना में ये जो मोहल्ला पड़ता है जवाहर नगर, यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली आज तकरीबन सवेरे 11 बजे कि व्यक्ति गंधर्व सिंह यादव जी और उनकी वाइफ कमला देवी जो यहाँ रहती हैं, इनको आवाज़ लगाया जा रहा और दूध के लिए इनको नीचे चाबी फेंकी थी, तो ये रिस्पांस नहीं दे रही हैं। तो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे आई, जांच करी गई और पाया गया कि जो गंधर्व सिंह यादव जी और इनकी जो वाइफ कमला देवी जी ये मृत अवस्था में अपने कमरे में ऊपर पाए गए। प्रथम दृश्य बॉडी को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रस्सी या किसी कपड़े जैसे कि। यूपी विधानसभा चुनाव में पैसे का खेल शुरू हो गया है। बुलंदशहर में स्टैटिक टीम ने चेकिंग के दौरान 24,50,000 बरामद किए। बरामद रकम का हिसाब नहीं देने पर स्टैटिक टीम ने भारी रकम को सील कर दिया। बताया गया कि आज सियाना विधानसभा क्षेत्र में बुलंदशहर बस अड्डे पर स्टैटिक जो टीम थी वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान में स्टैटिक टीम ने एक कार को रुकवाया तो पुलिस की आंखें खुली रह गई। कार में
बैग जो रखा हुआ था उसके अंदर 500 के नोटों से पूरा का पूरा ये बैग भरा हुआ था। स्टैटिक टीम ने रुपयों को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। तो हमने इनकी गाड़ी, जैसे कि हम रूटीन चेकिंग कर रहे थे अपनी, तो हमें इनकी गाड़ी हमने रोका, उसमें से 24.5 लाख हमें इन्होंने खुद ही बता दिया कि इतना कैश है इसमें। फिर हमने की कि जो जहाँ से भी प्राप्त किया है, अगर एटीएम से कहीं से निकाल के लाए हो, बैंक से लिया है, तो उसकी रिसीविंग वगैरह कोई कागज़ हो तो आप दे दीजिए। काफ़ी समय देने के उपरांत भी, तकरीबन 20 मिनट के करीब देने के बाद भी, इनके द्वारा कोई भी कागज़ ऐसा जहाँ से पैसा लाए हों, ऐसा कोई हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। क्या मामला लग रहा है? प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये अपना लेबर को बांटने ले जा रहे होंगे या फिर जांच का विषय है। रायबरेली में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ, बड़ा असर हुआ। आपको बता दें कि गांव की खराब सड़कों से नाराज ग्रामीणों ने गांव में सड़क नहीं, वोट नहीं के पोस्टर चस्पा कर दिए। खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से देखा, जिसके बाद लालगंज उप जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को मनाने में कामयाब रहे, जिसके बाद ग्रामीणों ने अब वोटिंग को लेकर अपनी सहमति जताई है। झांसी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा निर्देशन में आदर्श आचार संहिता का पालन कराया गया। इसके तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और एसडीएम मऊरानीपुर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर ने पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के साथ ग्राम भंडारा घाट कोटरा में फ्लैग मार्च किया। लोगों से आचार संहिता और कोरोना नियमों के पालन की अपील की। फतेहपुर में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शराब के नशे में 2 सिपाही सड़क पर लेटे हुए हैं। लोधीगंज पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल शिवनाथ और यूपी 112 में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार नशे में धुत होकर खाकी की गरिमा को शर्मसार कर रहे हैं। शराब पीकर जमीन पर लेटे हुए इन दोनों का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी राजेश कुमार ने दोनों को ही निलंबित कर दिया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। सर, लगभग भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों का गठबंधन हो चुका है, कितनी सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? क्योंकि हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे और सब जानते हैं, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए 403 और एनडीए लड़ रही है, अलग अलग कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए एनडीए ने जो सीट निर्धारित की उससे 2-4-5 सीटें अधिक जिता देने का उस पर विषय पर चर्चा हुई। लगभग कितने सीटें निर्धारित की हैं? और आपने देखा होगा 300 प्लस पार कहा, तो उससे अधिक जिताते। अच्छा, सीटें नहीं बता रही, ये तो बता दीजिए कब तक ये जो ऐलान है वो हो जाएगा? सीटें पहले ही मैं बता चुका हूँ और उस पर सब लोग ध्यान दें, और पहले फेज और दूसरे फेज में हमारे। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।